नेशनल इंडिया न्यूज के स्पेशल शो जनता की पुकार में आपका स्वागत है। मैं हूं महेंद्र यादव। साथियों, अभी अयोध्या में भूमि पूजन हुआ और तमाम लॉकडाउन की बंदिशों का उल्लंघन करते हुए, कोरोना के संकट को अनदेखा करते हुए, जितना भी संभव था भव्य तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने भूमि पूजन किया, शिलान्यास किया और उसका अच्छा खासा प्रचार किया। एक मुद्दा इसमें यह भी है कि जब पूरे देश में तमाम राजनीतिक दलों पर, तमाम विपक्षी दलों पर जब राजनीतिक बंदिशें लगी हुई हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी अपने हर तरह के कार्यक्रम लगातार जारी रखे हुए है। एक दूसरी बात इसमें यह भी देखने आई कि जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने का दावा करने वाले पार्टियां थी, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी और दिल्ली की आम आदमी पार्टी, दोनों ने भी इस फैसले का और इस जो कार्यक्रम हुआ इसका बड़े जोर शोर से स्वागत किया, पूरे देश को बधाई दी, जैसे ये इतिहास का कोई बहुत क्रांतिकारी फैसला हो रहा हो। तो इससे जो इन दोनों दलों पर पहले भी आरोप लगाए जाते रहे हैं कि वस्तुतः ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है, भाजपा की ही लाइन पर चलती हैं, इनका भी एजेंडा मंदिर का ही है, भले ये दिखा करती रही सेकुलर वोटों के लिए या मुसलमानों के वोटों के लिए। और फिर इसके आगे और भी कुछ घटनाक्रम हुए जिसमें समाजवादी पार्टी ने और बहुजन समाज पार्टी ने परशुराम की मूर्तियां लगाने का ऐलान किया है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे मेहमान हैं धर्मेंद्र कुमार जाटव, जो बहुजन आंदोलन से जुड़े राजनीतिक विश्लेषक हैं। इलाहाबाद से हैं एडवोकेट उमा जायसवाल, जो राजनीतिक सामाजिक विश्लेषक हैं, सामाजिक राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर मनीषा बांगर। पहला सवाल दीपक धर्मेंद्र जी मैं आपसे करना चाहूंगा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से भूमि पूजन पर शिलान्यास के जो भूमि पूजन और शिलान्यास हुआ, इस पर जो जिस तरीके से बधाइयां दी, जिस तरह से ट्वीट किए, जिस तरह से इन्होंने इनके नेताओं के बयान आए, जिस तरह से इन्होंने खुशी जताई, इससे ये क्या इन दोनों दलों ने साबित नहीं किया है कि ये केवल दिखावे के लिए ही भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रही हैं? देखिए, आपका ये अभी बहुत वाजिब प्रश्न है और सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में बोलने का मौका दिया। बिल्कुल ये बात बिल्कुल निकल के आई, आपका प्रश्न बिल्कुल वाजिब है कि जिस तरीके से, और कांग्रेस ने तो यहाँ तक भी उनके जो नेताओं ने बोला कि हम लोगों ने ही मंदिर को जो इसको बनाने की प्रक्रिया हम लोगों ने शुरू की है, वहां पे जो विवाद पैदा किया है या गेट खुलवाया है, उस तरीके की बात उन्होंने की है। और जिस तरीके से पहले 2 दिन पहले जिस तरीके से वो आक्रामक रूप से कांग्रेस इस तरीके से निकल के आई, वो ये साफ दिखाती है कि इनको, इन पार्टियों को कोई वैचारिकता नहीं है। और ये अब लोग मतलब जो भाजपा की जो लकीर है, उस लकीर पर अब ये लकीर पीटने को बाध्य है। अन्यथा देखिए, एक ये बहुत बड़ा विवाद था मंदिर मस्जिद, और पूरा देश चाहता था कि ये विवाद सुलझे। देखिए, जब कोई विवाद किया जाता तो निश्चित रूप से एक वर्ग को उसमें जीत हो जाती है, एक वर्ग हारा हुआ महसूस करता है, लेकिन एक ऐसा माहौल होना चाहिए था कि ये पूरे देश की जीत होती उसमें। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने एक उन्माद पैदा किया इस जीत को, ये ठीक है, अगर एक पूरा देश का एक बड़ा वर्ग चाहता है और एक फैसला भी न्यायालय का मंदिर के पक्ष में आया है, तो हमको उनकी खुशी में शामिल होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस उन्माद में हम शामिल नहीं हो सकते हैं। ये एक सुप्रीम कोर्ट के न्याय की जीत थी, उसमें आपको इस तरीके से ही बताना चाहिए था। खासकर हम कांग्रेस, सपा, इनसे यही उम्मीद करते हैं कि इन लोगों को ये बोलना चाहिए था कि अगर न्यायपालिका ने आप जब मंदिर के पक्ष में अगर तो फैसला दिया है, तो मंदिर बनना चाहिए, यही देश की इच्छा है। लेकिन जिस तरीके से एक धार्मिक माहौल को वैधता प्रदान की गई, जो धार्मिक जो तर्क हैं उनको वैधता प्रदान की गई, तो निश्चित रूप से दिखाता है कि इनका जो वैचारिक जो आधार तो कुछ पहले था ही नहीं। अभी ये पूरे उनका चेहरा ऐसे नकाब उठ चुका है, खासकर जो सेकुलर धड़े में भी या प्रगतिशील जो धड़े में जो पार्टी आती। जी जी, एडवोकेट उमा जायसवाल जी, क्या जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की जो प्रतिक्रिया रही भूमि पूजन पर, शिलान्यास पर, क्या ये भारतीय जनता पार्टी के मंदिर एजेंडे का बढ़ता प्रभाव है? जैसा कि धर्मेंद्र जी ने कहा भी है, और इस बढ़ते प्रभाव के सामने ये दल नतमस्तक होते दिख रहे हैं।
2014 में जब वो आए तो विकास की आंधी बहाए थे, युवाओं और दुनिया भर के लोगों को अट्रैक्ट किए थे। अब जब दोबारा आए हैं तो मुख्य रूप से अपने सारे एजेंडों पे, जो खास तौर पर इसके जो बेसिक एजेंडे हैं, हिडन एजेंडे में जैसे मुस्लिम से नफरत करना और SC ST OBC को उनको उनको अपनी चादर में जिस तरीके से राम राज्य में होता था उतना ही वो फैलाएं। महिलाएं जो हैं हमेशा अपनी हद में रहें, लक्ष्मण रेखा में रहें, अपनी औकात में रहें। ये चीज़ है उनके सामने से शुरू से एजेंडे में थी। और सबको बहुत ऑब्जेक्शन है कि मंदिर का जो फैसला आया उसमें भाजपा को श्रेय नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए, भाजपा को श्रेय मिलना चाहिए। वो उसी के लिए बनी है, उसके हमेशा से एजेंडे में रही है, मंदिर उसके हमेशा से एजेंडे में रही है, क्योंकि एजेंडे को लेकर वो कांग्रेस में जितने सवर्ण हैं, अन्य पार्टियों में जितने सवर्ण हैं, जो भी है, वो उनका जो नेटवर्किंग है मैच खाता है। तो वो हमेशा से उसी एजेंडे पे काम किए हैं और बिल्कुल इसको पूरा श्रेय देना चाहिए। चाहे का जैसा कानून लेकर आए थे, बिल्कुल मुस्लिमों को इस तरीके से दिए कि तुम बाहर से ही आए हो और तुम लोग को झुक के ही रहना है। एक सुपीरियर वाली फीलिंग जो उनके कल में हमेशा से रही है, ब्राह्मणिकल कल में, जैसे कि हम सारे में सबसे ऊपर हैं और उन धर्मों में भी जो 4 वर्ण हैं उस सबसे ऊपर हैं, वो हम हैं। जमीनें हमारे कब्जे में, प्रशासन हमारे कब्जे में रहेगा, बाकी आप सब हम लोग के भक्त बन के रहें। ये उनका ट्रेड रहा है, ये सुपीरियर वाली फीलिंग हमेशा से रही है। हम लोग में भी ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म की जीत के रूप में अगर इसे मानेंगे तो हम क्या करेंगे। आरक्षण अब लगभग में खत्म दिए हैं ये लोग। अब ये जो हम ये सोच रहे हैं कि बार बार सब लोग इसको झुटला रहे हैं, नहीं ये तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, भाजपा अपना श्रेय, अरे बिल्कुल ले जाना चाहिए, उसका एजेंडा ये है, उसका अब सब कुछ सेंटर में भी, हमारे यूपी में भी उन्हीं का है और स्टेट सेंटर में भी गवर्नमेंट भी वही है। उमा जी, लेकिन जिन दलों का ये एजेंडा नहीं एजेंडे था, में कभी शिक्षा नहीं है, उनके एजेंडे में कभी रोजगार नहीं है, उनके एजेंडा भी कुछ नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी उस पे काबिल है, उसके लिए उनको संघर्षरत नहीं है। वो हमेशा से उनके हाथ में प्रशासन रहा है, हमेशा से उनके हाथ में शिक्षा रहा है, हमेशा से उनके हाथ में सब कुछ रहा है। तो उनके एजेंडे में सिर्फ वही रहेगी। मुझे मेरी आवाज, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है और मेरी अगर आवाज जा रही है तो मैं अपनी बात कंप्लीट कर दे रही हूँ। उनके एजेंडे में हमेशा से चीजें रहेंगी जो हम जैसे लोगों को लुभाती रहें, हम जैसे लोगों को हमारी औकात याद दिलाती रहें। तो चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, सबको लग रहा है कि हिंदू ट्रेड आया है और ये लोग कभी हटेंगे ही नहीं। ये न सिर्फ आर्थिक रूप से हानि पहुंचा रहे हैं, बल्कि सबसे ज्यादा जो हानि पहुंचा रहे हैं वो कल्चरल हानि पहुंचा रहे हैं। इनको हमेशा से एक रंग, एक भाषा, एक कलर, एक फलाना और हम लोग सीरिया रहे वाली फीलिंग। अभी जो अगला एंडिंग में रखे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड रखे हैं, क्या जरूरत है? ऑलरेडी वो नीति निर्देशक तत्वों में पहले से है, स्टेट अपने मन से उसको अप्लाई करे चाहे ना करे उनके ऊपर है। इनको क्या सिस्टम बना है, तो ये अभी इस पे काम कर लिए हैं। आप ये कि राम किस देवता के रूप में माने जाते हैं। अब तक तो मैं ये सोचती थी कि राम जो है एक ऐसे देवता हैं जो अपनी पत्नी के साथ नहीं खड़े रहे, उन्हें घर से बाहर निकाल दिया राजधर्म के नाम पे, उसके बाद भी उसकी सुरक्षा की कोई जिम्मेदारी नहीं। अभी तक तो मेरे लिए ये राम थे। अब तो राम एक ऐसे देवता के रूप में हो गए हैं मेरे लिए कि जब पूरा देश भूख का शिकार है, पूरा देश मर रहा है, पूरा देश के बच्चे जो पढ़ने के लिए तरस रहे हैं, विद्यालय खुलने के लिए तरस रहे हैं, छोटे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, सब स्वास्थ्य की समस्या जूझ रहे हैं, बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, सबके घर उजड़ रहे हैं, तब जो है राम एक ऐसे देवता के रूप में उभर रहे हैं जो अपना घर बना रहे हैं। अब तो राम को मैं जानना चाह रही हूँ। जी ठीक, मेरी आवाज आ रही है? मनीषा जी, मूल प्रश्न की ओर आते हैं, जिसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जो रिएक्शन है उस पर मैं बात करना चाह रहा हूं कि जो इन लोगों का, इन दलों का रिएक्शन रहा है, उससे क्या ये मान लिया जाए कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भाजपा के हिंदुत्व और ब्राह्मणवाद की लाइन पर ही आगे बढ़ रहे हैं? ये तो बढ़ रहे हैं, ये तो लग ही रहा है,
लेकिन क्या इन दलों को इसका फायदा भी होता दिखेगा? स्पीकर ऑन कर लीजिए आप। फायदे की बात तो हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये गुमान न रहे लोगों को कि अभी वो जो आकर ट्वीट कर रहे हैं और समर्थन दिखा रहे हैं, ये कोई अभी हाल ही की बात है। जो लोग सामाजिक राजनीतिक चेतना रखते हैं और जो इसमें हैं, वो ये समझ पाएंगे, आम जनता भी इसको मान चुकी है और देख चुकी है कि किस तरह से मिस्टर राजीव गांधी ने ना कि दरवाजे खोले, लेकिन एक ऐसे मस्जिद के दरवाजे खोले जहां से उस पे विवाद खड़ा किया, जहां पर कई दिनों से नमाज नहीं पढ़ी गई थी और जहां पर कोई मंदिर के आज तक अवशेष नहीं मिले, ना खुद अंदर मिले, ना बाहर मिले, ना आजू मिले, ना बाजू मिले। सुप्रीम कोर्ट का भी यह निर्णय आया है कि ये जो जनमत है या जन इच्छा है, इसके बलबूते पे दिया गया है। मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जितने भी संवैधानिक और वैज्ञानिक तरीके से जो जान के होना चाहिए था, वह उसको दरकिनार रखा गया। इसका मतलब है उन्माद क्रिएट करेंगे एक अपने प्रोपेगेंडा के जरिए, जिसके ऊपर इनका ही प्रभुत्व है, वह कर वो लोग उसमें से निकाल कर फिर बताएंगे कि जन की ये इच्छा थी इसलिए ये कर दिया गया। अब देखेंगे कि इनकी इच्छा जो प्रेजेंट कर दी गई, यह उन लोगों की इच्छा रही है जो उच्च वर्णीय सवर्ण वर्ग है। इसको कार्यान्वित करने के लिए एक बहुत बड़ा नरसंहार का इतिहास है। एक पूरी तरह से जो लोग 90% लोग इस देश के हैं, उनके हक और हकूक के ऊपर कड़ा प्रहार पड़ा हुआ है। मंडल कमीशन का पूरा आंदोलन को कमंडल के इससे नेस्तनाबूद कर दिया गया है। ये तो इसका इतिहास बहुत ज्यादा घिनौना, बहुत हिंसक और तमाम लोगों की मजबूरी का कारण बन गया है। आज जिसके लिए आज शिक्षा के रास्ते सबके लिए बंद जो हो चुके हैं, नौकरी के इसमें जो बंद हो गए, लाचारी भी और गरीबी जो कागर में पहुंची है, यह कांग्रेस की देन है। मैं फिर से कांग्रेस के ऊपर क्यों बोलती हूँ, क्योंकि सेक्युलरिज्म, देखिए सेक्युलरिज्म का भी खेल खेला गया। संविधान के अंदर सेक्युलरिज्म का वर्ड नहीं था। इनको कांग्रेस को हिंदू बना मुसलमान की राजनीति खेलनी ही थी। उधर से हिंदू महासभा, बीजेपी और जनता पक्ष जो है, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष, वो उनको प्रेजेंट करना ही था। और अगर फिर दूसरा पक्ष जो होगा, तो ये दो पार्टी का सिस्टम जो है वो सामने लोगों के सामने लाने के लिए सेक्युलर वर्ड और सेक्युलरिज्म को संविधान के अंदर लाना उनके लिए जरूरी था। वह लाने के बाद में आप देखेंगे कि किस तरह से हिंदू मुस्लिम के राइट्स जो है और नरसंहारे बढ़ गया है ऑन द कॉन्ट्ररी। और लेकिन फायदा क्या हुआ कांग्रेस को कि उन्होंने अगर आप लोगों को यह बताने की कोशिश की, अगर आपको आरएसएस को, बीजेपी को और हिंदू महासभा को अगर पीछे रखना है या आउट ऑफ रखना है, उनको पावर में नहीं लाना है, तो फिर हमको चुन के देना पड़ेगा। वो सेफ्टी वाल बने जनता का। मतलब आप इनको चॉइस कीजिए, उनको चॉइस कीजिए। तो ये एक बात हुई। आज फिर से संविधान के अंदर में सुप्रीम कोर्ट के जरिए सेक्युलर वर्ड को निकालने की बात हो रही है, क्योंकि आज उनका प्रभुत्व जो एक धार्मिक ध्रुवीकरण करके जो उन्माद पैदा करके एक मानसिकता बन गई है, वो उसमें वो आज सक्षम हो गए हैं। उनके इस पे वो मकसद में उनको हासिल हो चुका है। आम आदमी पार्टी की बात जहां तक आती है, आप देखेंगे कि इक्वालिटी ऑफ यूथ फॉर इक्वालिटी, इसको हाँ प्रतिनिधित्व की बात जहां पर होती है, तब पूरी तरह से मिस्टर केजरीवाल, उनकी पार्टी खिलाफ ही रही। सेक्युलर एजेंडा लेकर चलने वाली कांग्रेस ने भी, अगर वो मंदिर के पक्ष में नहीं थी और उन्माद और एग्रेसिव या ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण के पक्ष में नहीं थी, सॉफ्ट हिंदुत्व लेकर आ रही थी, लेकिन ला तो वो हिंदुत्व ही रही थी। और अगर वो बीजेपी अगर हार्ड हिंदुत्व ला रही थी, तो सॉफ्ट हिंदुत्व के अंतर्गत में क्या कांग्रेस ने वो चीजें की जो संविधान में लिखी हुई है?
सेक्युलर करके तो उन्होंने नैरेटिव जो है वो धर्म के ऊपर ही रखा ना, धर्म के ऊपर पैमाना तो धर्म का ही रखा, राजनीति धर्म के इर्द गिर्द ही खेलते रहे ना। उन्होंने शिक्षा के नेशनलाइजेशन किया, ना उन्होंने स्वास्थ्य का नेशनलाइजेशन किया, उन्होंने ग्लोबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन लेकर आ गए। वह राजीव गांधी और राहुल गांधी शेड्यूल कास्ट लोगों के घर में जाके खाना खाते रहे, लेकिन उनका रिजर्वेशन और उसके ऊपर प्रहार करते रहे। ये मतलब सेक्युलर बन के इन्होंने धर्म को रखा फोकस में, लेकिन शेड्यूल कास्ट और ओबीसी और शेड्यूल ट्राइब्स के ऊपर जितने नरसंहार होना था, हिंसा ही नहीं तो उनके हक और हकूक को बेदखल करने का पूरा काम चलता गया। प्रियंका गांधी आज ट्वीट करती है तुरंत दूसरे दिन में, जैसे कि वो रुकी हुई थी, जैसे कि वो बिल्कुल रुकी हुई थी कि किस वक्त मंदिर का वो भूमि पूजन होता है और मैं कब ट्वीट करूं। प्रियंका गांधी अगर आज शादी अपने मनपसंद व्यक्ति से कर पा रही है, अगर वो आज राजनीति में आ पा रही है, वो राम की वजह से नहीं है, वो ना ही वो राम राज्य की वजह से है। राम राज्य नहीं है और नहीं संविधान से उसको बेदखल किया गया। डॉक्टर आंबेडकर ने और पूरे आंदोलन, पेरियार ने और पूरे आंदोलन जो चले, उन्होंने देखा कि इस देश की अगर प्रगति करनी है तो राम राज्य नहीं आना चाहिए, तब कहीं प्रियंका गांधी आज बोलने की इसमें है। और वह भी तो ये सब बातें सामने आनी चाहिए। ये दोबारा मैं कांशीराम जी की बात सामने लाऊंगी कि, और मैं खापर्डे साहब की भी बात लाऊंगी यहाँ पर कि पार्टी बदली हुई है, अदली बदली हुई है, लेकिन वर्ग विशेष और सवर्ण ब्राह्मण वर्ग ही रहा है और ये इनकी पूरी तरह से साठ गांठ रही है। चाहे वो मिस्टर अन्ना का आंदोलन रहा हो या तमाम, मैं आपको पूरी तरह से एक श्रृंखला में गिना सकती हूँ, लेकिन ये पूरी तरह से है। और यही वजह है कि मिस्टर केजरीवाल जो आज अच्छा राम राज्य, मतलब आपको पूरा उसको राम को सेंटर में रख के करना है और राम उसका सेंटर में रख के होने क्या वाला है, जाति व्यवस्था वैसी रहने वाली है, हिंसा बढ़ने वाली, हिंसा का प्रतीक है राम, जातिवाद का प्रतीक है राम, राम महिला प्रताड़ना का प्रतीक है, राम अविज्ञान का प्रतीक है, हर चीज का, और राम मैथोलॉजी है, राम सत्य भी नहीं है। तो ये सब बातें हैं। तो एक तरह से जो माहौल बन गया है उसमें जो इसके पहले तमाम दावे होते थे कि धर्म को राजनीति से अलग रखा जाना चाहिए, वो बात अब खत्म होती जा रही है। और इसका इसी सिलसिले में जो अगला कदम देखने को मिला है वो उत्तर प्रदेश के जो दो प्रमुख दल हैं, जो दूसरे और तीसरे नंबर के जो दल हैं, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, इनकी तरफ से मिले हैं। समाजवादी पार्टी ने, इनके नेताओं ने ऐलान किया है कि पूरे प्रदेश में परशुराम की मूर्तियां लगाएंगे। और इसके साथ ही जब समाजवादी पार्टी के नेताओं का ये बयान आया, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मायावती जी का भी बयान आया कि ये परशुराम का ये समर्थक होने का सपा का दावा झूठा है और हम सत्ता में आए तो हम और ज्यादा बड़ी मूर्तियां लगाएंगे। तो इसके बारे में ये धर्मेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप बसपा की कार्यप्रणाली से काफी निकटता से जुड़े भी रहे हैं, तो मतलब बसपा भी इसी होड़ में है और जहां तक उसकी राजनीतिक हैसियत की बात की जाए तो एक तरह से अपने अस्तित्व बचाने में भी लगी हुई है। क्या बसपा के पास कोई और रास्ता नहीं है? क्या उसके पास यही तरीका बचा है कि वो परशुराम की मूर्तियां लगाए, जितनी बड़ी मूर्तियां सपा लगाए उससे ज्यादा बड़ी मूर्तियां लगाए? और क्या इससे सपा के मूल समर्थकों पर कोई असर नहीं पड़ता? धर्मेंद्र जी देखिए, जैसे कि हमने बताया कि ये जो सभी पार्टियां हैं वो एक ही डर्रे पर चलने वाली पार्टियां हैं। अभी मठाधीशी, जैसे मैं एक शब्द यूज करता हूं, तो ये मठाधीश हैं। इन्हें लगता है कि जनता इनकी गुलाम है और ये कुछ जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं जिनके पास अभी कुछ बाहुबल है या धनबल है, तो जैसे वो हाँकेंगे वैसे ही हाँकते रहेंगे। तो ये सब चीजें उसी का परिणाम है। अभी जो देखिए, अभी जो इससे पहले आपने राम मंदिर का जो क्वेश्चन लिया था, तो राम मंदिर में जिस तरीके से आक्रामक होकर इन्होंने स्वागत किया, तो ये इन्होंने जो धर्म की राजनीति की स्वीकार्यता बढ़ाई, तो उसका फायदा इन्हें नहीं होना है। जो ये समाजवादी हैं, जो बहुजनवादी हैं,
इन लोगों ने जो धर्म की राजनीति की स्वीकार्यता बढ़ाई है। अब ये जो परशुराम की जो मूर्तियां खड़ी करने का जो समाजवादी पार्टी ने जो निकाला है ये, और मायावती जी भी अब वो आई है उसमें, तो इनको उससे कोई फायदा नहीं होगा, ये आप भी जानते हैं ग्राउंड पर। देखिए, जो आरएसएस है, मैं ये नहीं मानूंगा किसी भी कीमत पर कि देश का ब्राह्मण आरएसएस और भाजपा से नाराज है। मोटा मोटी देखिए, ब्राह्मणों का अलग एक क्लास है, इंटेलेक्चुअल क्लास, वो अलग अलग पार्टियों को बिलोंग करता होगा। कुछ समाजवादी पार्टी में भी होंगे, बीएसपी में भी हो सकते हैं, कांग्रेस में भी होंगे, बीजेपी में होंगे, लेकिन उनका जो मास है, जो मासेज है, वो धर्म भीरू ही बोल सकते हैं और धर्म से जुड़े हुए हैं, और उनको पता है कि धर्म ही उनको ताकत देता है। उनको ये बात अंदर से पता है, उनके मासेज को धर्म ही उनको ताकत देता है, तो अंततोगत्वा वो उस ताकत को कमजोर नहीं करेंगे। अब यूपी में कुछ मुगालता हो गया है, कुछ जो ब्राह्मणों के जो छोटे मोटे नेता होते हैं, उन लोगों ने आके अप्रोच किया होगा समाजवादी पार्टी को कि अगर रिझाना है ब्राह्मण समाज को तो ये मूर्तियां लगाइए, और ब्राह्मण राजी तो सर्व समाज राजी, क्योंकि ब्राह्मण तो टॉप पर है। तो ये बेसिकली जो पुराने जो सोच के लोग हैं कि ब्राह्मण राजी तो सब राजी, ये उसी सोच के लोग हैं, मायावती जी भी और अखिलेश जी भी। इनको नई अपना ग्राउंड तैयार करना और अपने ग्राउंड पर राजनीति करने के लिए लाया गया। आज कहां है इनका समाजवाद? कब ये निजीकरण के विरोध में कब सड़कों पर उतरी है समाजवादी पार्टी आखिरी बार? कब ये लोग जो अभी जो लगातार अभी निजीकरण हो रहा है, बेरोजगारी हो रही है, कब समाजवादी पार्टी कब उतरी आखिरी बार? उन्हें मूर्तियां लगाना याद है। यही बहुजन समाज पार्टी से हमारा प्रश्न है कि आपको इसलिए नहीं लाया गया कि भैया वो लोग लूट रहे थे तो हम क्यों नहीं लूटे, हमारा भी नेता लूटने वाला होना चाहिए था। हमारा तो जो दलित वोट, जो इसका बेस वोट भी कहा जाता है बहुजन समाज पार्टी का, हम लोगों का तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन था। अगर सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट नहीं हो रहा है, केवल एमएलए एमपी ही बनाना हमारा उद्देश्य था, तो वो तो बिना बहुजन आंदोलन के भी बन ही रहे थे। अलग से मूवमेंट खड़ा करने की भी कोई जरूरत नहीं थी। तो वो जरूरत क्या थी? हमने जो अपना एक ग्राउंड तैयार किया था, जो काशीराम जी के समय में एक मैसेज दिया था कि हम जो 85% लोग हैं, चाहे हमारे जेब में पैसा नहीं है, धन बल नहीं है, लेकिन वोट का बल है, हम पटक सकते हैं 15 को। अब ये लोग 85 को तो भूल चुके हैं, गंवा चुके हैं। 85 को तो गंवा चुके हैं। किन को गंवा चुके हैं? 15 वाले को। अब ये सोचते हैं 15 वालों को तोड़ देंगे, तो इनके ऊपर हंसा जा सकता है जोर जोर से, और कुछ नहीं है। इनके ऊपर इनकी स्थिति बहुत आशास्पद हो चुकी है, सही बात तो ये है। और मैं बोलूं, ये भाजपा की जो लकीर के जो फकीर बन रहे हैं, वो भाजपा की खींची हुई लकीर है। आपका वहां पे कोई काम नहीं है, आपका कोई काम नहीं है, आप वहां पे सीएम नहीं बन सकते हैं। ठीक है, अभी आपको लगा कि वहां पे कुछ एनकाउंटर हो गए, तो आप तो बताते जैसे यादव का एनकाउंटर हुआ था तो वो एक माहौल बन गया था राष्ट्रीय। अगर कोई वास्तव में अगर कोई हालांकि मैं जो फर्जी एनकाउंटर के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन जो वाकई में अगर क्रिमिनल्स हैं जिनको नहीं से कंट्रोल किया जा रहा है, तो एनकाउंटर भी अगर हुए हैं तो वो उतना ज्यादा सोसाइटी को आकर्षित नहीं कर पाएंगे मुद्दे, तो उनको ये मुद्दा बना रहे हैं। अभी मायावती जी ने पिछले अभी कुछ ही दिनों में बहुत सारे दलितों के वहां पे मुद्दे हुए हैं, उनको उन्होंने एड्रेस नहीं किया। और देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जिनको एड्रेस, जो अभी थोड़ी देर बात कर रहे थे मनीषा जी ने कहा था कि अभी जो क्षेत्रीय इश्यूज हैं, तो उन इश्यूज को तो वो एड्रेस नहीं कर रहे हैं कि रीजनल इश्यूज हैं, नेशनल इश्यूज हैं, उनको एड्रेस करने की उनकी कोई इच्छा नहीं है। उन्होंने अपना एक कंफर्ट जोन तैयार किया है, जहां पर वो वैसा ही डांस करना चाहते हैं जैसे डांस करते हुए आए हैं समाजवादी पार्टी के आने से पहले, बहुजन समाज पार्टी के आने से पहले। जैसी राजनीतिक परिपाटी यहाँ पे थी, वो ये सोचते हैं कि इसी परिपाटी में चूंकि हमारे पास धनबल आ चुका है, हमारा एक प्रभाव है, हमने एक जाति के मूड, जो जवानी कुर्बान गैंग, आपके समाजवादी पार्टी की जवानी कुर्बान गैंग चलती है, ऐसे मूड लोग, और हमारे भी बहुत सारे जो अंधभक्त की श्रेणी है, तो ऐसे मूड लोगों का एक उनको बिना शर्त के समर्थन मिलता रहेगा। तो उसकी वजह से वो जो भी करें, और व्यवहारिकता के नाम पर वो कुछ भी किसी चीज को बोलेंगे, उसको वाजिब ठहराया जाएगा। इनको जो वैचारिक आधार पर ये लेके आए थे, तो उस आधार कहाँ है? आप व्यवहारिकता और वैचारिकता का आप कहीं तो संतुलन रखिए। वैचारिकता तो आपने बिल्कुल ही पल्ला झाड़ लिया। अब व्यवहारिकता के नाम पे किसी को भी आप सामने सरेंडर हैं, और इतनी घातक स्थिति में जब धर्मवाद की आंधी चला दी गई है बीजेपी के द्वारा, धार्मिक मूड बना दिया गया है पूरे देश को,
वैसे में आप धर्म को स्वीकार्यता, धर्म की राजनीति को स्वीकार्यता बढ़ा रहे हैं, तो इसका तो जी सोचा ही जा सकता है कि जी इसका क्या बिल्कुल, परिणाम होंगे। निश्चित तौर पर। उमा जी, आप सुन पा रही हैं हमें? उमा जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? जी हेलो। जी हाँ, मैं आपसे ये जानना चाहता जी हूँ, हाँ, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि परशुराम की मूर्तियां लगाकर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मण वोटों को लुभाने की पुरजोर कोशिश करती दिख रही हैं। क्या इनको ये नहीं लगता कि इससे कम मेहनत में, इससे कम हिस्सा देकर ये अपने जो ओबीसी के जो एक बड़ा व्यापक दायरा है, एससी का एक बड़ा व्यापक दायरा है, उनको लेने की कोशिश कीजिए। उनको लेने के बजाय जो ब्राह्मणों के को लेने के पीछे ब्राह्मणों का वोट हासिल करना चाहती हैं, इसके बजाय समाजवादी पार्टी ये क्यों नहीं कोशिश करती कि वो सारे ओबीसी तबकों का वोट ले पाए, सारे एससी तबकों का वोट ले पाए, या बसपा भी ऐसा ही क्यों नहीं करती? देखिए, अखिलेश यादव जी की जहाँ तक बात कर रहे हैं और जहाँ तक उनकी सोशल जस्टिस की समझ की बात करें, तो मुझे हमेशा से सका है कि इसी तरह की कमी है उन्होंने अपने पार्टी में। मेरी जा रही है? हेलो हाँ जी, यस हेलो यस, बोलिए बोलिए, हाँ जी बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। बीच में अपनी पार्टी में एक व्यक्ति को उन्होंने रखा प्रचार के लिए, जो योगी आदित्यनाथ तरह ड्रेसअप किया हुआ था। तो कहीं उनको ये किया कि ब्राह्मण लोगों का एक्सेप्टेंस जो है, पहले जैसे जो 3 सदियों से पहले जो एक्सेप्टेंस था, वो फिर से अब बन चुका है पूरे देश में। और कहीं ना कहीं आप छोड़िए परशुराम की मूर्ति छोड़िए, परशुराम का एक्सेप्टेंस भी लोगों के बीच में नहीं है, सिवाय ब्राह्मणों के। ब्राह्मण नहीं आना चाहिए, ठाकुर भी उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो इस तरीके का कैरेक्टर है। परशुराम की मूर्ति तो वैसे भी नहीं लगाई जानी चाहिए। ब्राह्मण क्यों पूजते, उन्हें नहीं पूजना चाहिए। अगर वो वाकई में बहुत इंटेलेक्चुअल हैं और लोगों के बारे में सोचते हैं, सबके बारे में सोचते हैं, सबका ठेकेदारी लिए हैं कि वही सबका प्रतिनिधित्व कर लेंगे, महिलाओं का भी वही करेंगे, एससी एसटी ओबीसी का भी वही कर लेंगे, सब चीज कर लेंगे, क्योंकि वो बहुत विद्वान है, तो कम से कम उनको भी उसको नहीं पूजना चाहिए। पहले तो उस व्यक्ति, वो जो है पूरा कोई, आप सोचिए कि राम जी ने तो पत्नी के रूप में एक महिला का अवहेलना किया था, उसने तो अपनी मातृपक्ष जो कहते हैं जिसको, अपनी मानता है वो, और उस व्यक्ति की मूर्तियां लाने का करना, क्योंकि मन लोभित होंगे, तो बहुत आश्चर्य है। पहली बात तो उन्हें ये कहना नहीं चाहिए। दूसरी चीज ये है, अखिलेश यादव को और मोदी जी को कहीं न कहीं ये रहा जी का जो है ब्राह्मण लोगों का एक्सेप्ट पूरे देश में फिर बन गया है, और इस वजह से लुभाना बहुत जरूरी है, और जो कि उन्हें सोचना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, परशुराम की बात तो बहुत दूर की है, परशुराम का ही एक्सेप्टेंस लोगों के भी नहीं है। राम को तो खैर जी किसी तरह प्रचार प्रसार करके सेवरी के जूठे बैर खा लिए, फलाना कर लिए, ढिमका कर लिए, ये सब कह के कुछ प्रचारित कर दिए हैं। घरों में अखंड रामायण हुआ करते हैं, कृष्ण को पिला दिए हैं, लेकिन परशुराम तो वैसे भी नहीं प्रिय है। वो तो और भी कैरेक्टर ही अजीब है पूरा, ठीक है। तो परशुराम जी तो खैर राजपूतों की नहीं प्रिय होगा, तो उस हिसाब से उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें गलतफहमी हो गई है कि फिर से ब्राह्मण जो तबका है वो फिर से प्रिवेल कर रहा है, फिर से सुपीरियर लाइन में आ गया। जैसे सदियों पहले वो आता था और लोग उनकी बातें मानते थे कि तुम पैर धुलो तो हम पैर धुलवाएंगे, नाली साफ करो, ये मेरा कर्तव्य है। मार रहा है, मैं मन से पिटा रही है, तो हाँ ठीक है, वो हमको मारेगा, ठीक है। वो अपने मन से खाना बनाती है, तुम खाना बनाओ, जाके तुम घुर लो। ये कहानी है, सिस्टम वो ब्राह्मणों का शुरू से रहा है। वो तो अपने मन से सब लोग करते हैं, वो तो अपने मन से, ये बहुत मेहनत से बनाया गया, बहुत मेहनत से किया गया कल्चरल एक बेस तैयार किया गया। कई सदियों तक अपनी पीढ़ियों को खाना, भोजन और इज्जत दिलाने का काम किया है ऋषि मनु ने, और वाकई में बहुत विद्वान आदमी था, और जिसके आज भी हम सीख रहे हैं, और न जाने कितनी पीढ़ियों तक रहेंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती हो, तो इनका इतना इंटेलेक्चुअल इतना हाई नहीं है कि वो इस चीज को समझ पाए। जी। मनीषा जी,
आप सभी जो हमारे साथी मेहमानों ने जो बताया, उस हिसाब से क्या मतलब अब ये मान लिया जाए कि जनता को केवल मूर्तियां और मंदिर ही पसंद हैं, बुनियादी मुद्दे एक सिरे से गायब हो जाएंगे? अब कम से कम उत्तर प्रदेश में अगर तीनों बड़े दल एक ही तरह के एजेंडे पर चलेंगे तो मतलब बुनियादी मुद्दे तो फिर वो गायब हो जाएंगे, जबकि बुनियादी मुद्दों पर, बुनियादी जरूरतों के मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत अच्छी तरीके से, बहुत मतलब अच्छी तरह से घेरी जा सकती है, बुनियादी मुद्दों पर एकदम फेल रही है। लेकिन ये मुद्दे अब किनारे हो जाएंगे, ये तो सभी एक ही मुद्दे पर चलेंगे कि भाई ठीक है, धर्म को राजनीति से जोड़ के अपना काम चलाइए। एक्चुअली कोशिश तो वैसे ही की जा रही है, लेकिन ये डिपेंड करता है, इसके ऊपर निर्भर करता है कि सामाजिक चेतना कितनी है। और इस चीज को समझकर जो तमाम SC ST OBC के बीच के और धर्म परिवर्तित जो बहुजन है, उन लोगों के बीच में जो इस चीज को लेकर क्या गतिविधियां होती है, वो अगला कोर्स डिसाइड करेगा। मुझे लगता है कि यहाँ पर जो दो चीजें बहुत जरूरी है। हमको बुद्धिजीवी के रूप में हमको क्या करना चाहिए, वो जानना ज्यादा जरूरी है। और हमारी विश्वसनीयता किन बिंदुओं पे होनी चाहिए, दूसरी बात है। तीसरी बात है कि हमारे पैमाने क्या होने चाहिए। अगर वह धर्म निरपेक्षता का खेल कांग्रेस ने खेला है और आज वह उसको जब दरकिनार करके बीजेपी उसी का ब्राह्मण सवर्ण द्विज वर्ग का ही उग्र रूप सामने आ गया है, तो हमको ये भी देखना है कि ये उग्र रूप के पहले एक बहुत बड़ी पिछले 50 साल से तैयारी होने के बाद में ये उग्र रूप आया है। पूरी तरह से कांग्रेस और तमाम कम्युनिस्ट पार्टी के जो ब्राह्मण हैं, इन्होंने कभी भी धर्म के इर्द गिर्द की जो समझ है उसको बदलने की कोशिश नहीं की। मैं आपको बता दूं कि आप राजदीप सरदेसाई गौड़ ब्राह्मण की बात का ये करता था। जब गोवा में पानिक्कर की सरकार आई तो उसको खुशी हुई। आप देखेंगे कि कन्हैया कुमार, तमाम कम्युनिस्ट जो लोग हैं, उन्होंने बहुजनों की राजनीति को आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करके बदनाम किया। और कन्हैया राम के इर्द गिर्द उसने कन्हैया मतलब अभी क्योंकि युवा लोगों के बीच में वो गया है, जिग्नेश मेवानी भी गया हुआ है, और ये तमाम लोग जो बहुजनों के अंदर में से जाके कभी कभी आम आदमी पार्टी की थाली चाट रहे हैं, ये सब यही काम कर रहे हैं। तो इन्होंने जय सिया राम का जो विकल्प इन्होंने क्रिएट किया वो जय सिया राम। आप देखेंगे मोरारी बाबू, कई पत्रकार है ब्राह्मण सवर्ण वर्ग के, मोरारी बाबू, आनंद पटवर्धन, और वो गले में माला उनसे गिरिराज ये ले रहे हैं। अखिलेश यादव ने यश भारती के नाम से तमाम ब्राह्मणों को सम्मानित किया। तो जो ये रास्ता इख्तियार किया हुआ है समाजवादी पार्टी और मायावती की पार्टी BSP ने, वो पूरी तरह से जो फुले शाह अम्बेडकरी विचारधारा है और लोहियावाद की जो विचारधारा है उसके पूरी तरह से खिलाफ जाती है। इन्होंने कम से कम अपने आइकन्स की और जिनके बलबूते ये आए हैं इसकी तो अवहेलना नहीं करनी चाहिए थी। दूसरी बात यह है कि इन्होंने जब मिस मायावती ने और अखिलेश जी ने, इन्होंने जितनी जद्दोजहद शेड्यूल कास्ट और OBC के अंदर में एक सामाजिक ध्रुवीकरण करके उसको राजनीतिक इसमें तब्दील करने के लिए जो जद्दोजहद करनी थी उसके ऊपर न ध्यान देते हुए उनका केडर खत्म है। समाजवादी पार्टी का केडर बहुत ज्यादा संकुचित हो चुका है। और ऐसे वक्त में जब युवा वर्ग के सामने विकल्प नहीं है और बीजेपी से की राजनीति से जो भरमाए लोग और यहाँ से सीखे हुए जो लोग हैं उनके सामने अगर विकल्प लाना है यूपी जैसे जगहों पर, तो फिर उन्होंने बीजेपी का ही नैरेटिव पकड़कर, वही लाइन पकड़कर एक दूसरा आईना उसको दिखाने वाली बात नहीं बनेगी। हमको फोकस में
मेरा फिर इसमें आपने का जो प्रश्न रहा है, मुझे उसके ऊपर मुझे ये कहना है कि हमको 3-4 चीजें ध्यान में लानी है। पहला कि हम लोगों को राजनीतिक जो चेतना है उसको वहां पर हमारी जागृति में तब्दील करनी पड़ेगी। पहले राजनीतिक अवेयरनेस भी नहीं था, उसके बाद में राजनीतिक चेतना आई, लेकिन जागृति अभी नहीं हुई है, तो उसको हमको तब्दील करना पड़ेगा। राजनीति के ऊपर ही पूरा भर न देते हुए जो सामाजिक भूमि तैयार करने की बात जो है उसको कभी भी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। आज भी ओबीसी वर्ग जो यूपी, बिहार और पूरा काउ बेल्ट में है, उसका सारा का सारा ध्यान राजनीति की तरफ होता है, वहीं से सारे प्रश्न के उत्तर वहां से ढूंढने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से कि मिस जायसवाल ने अभी हमको बताया है कि वाकई में सांस्कृतिक जो, क्योंकि ये जो लड़ाई जो लड़ी जा रही है ये वैचारिक और सांस्कृतिक पहले है, और उसको धर्म के रूप में, शोषण को धर्म के रूप में सामने लाया गया है। तो शोषण को अगर धर्म के रूप में लाया गया है तो हमको हमारी सांस्कृतिक और सामाजिक लड़ाई को तेज करना पड़ेगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं दूं कि 2 चीजें बहुत गांठ बांध कर रखनी पड़ेगी, और वो है कि यहाँ के मीडिया के ऊपर का जो हमारा फोकस है, चाहे हम उसकी बताई हुई बात का विरोध कर रहे हो या उसके समर्थन में जा रहे हो, यह हमको पूरी तरह से इससे काट देना पड़ेगा। ये इस मीडिया को हमारे जीवन में से, हमारे राजनीतिक और सामाजिक हर जीवन में से काटना पड़ेगा। विश्वसनीयता की बात तो दूर की बात है, यह जब तक हम नहीं करते हैं तो हम लोग उसके पक्ष में या विपक्ष में ही बोलते रहेंगे, लेकिन मुद्दा, उनके मुद्दे, चुने हुए मुद्दे पर ही बोलते रहेंगे। तो चौथी बात यह है कि हमारा जो 10% बनाम 90% का जो वहां पर ललई सिंह यादव ने बोला है, पैया रामास्वामी ने बोला है, कांशीराम जी ने बोला है, बामसेप के माध्यम से जो हमारे सामने आया है, फिर से उसकी धार हमको पकड़ने कर हमको उसको तेज करनी पड़ेगी। और 5वीं और आखिरी बात, ये वर्ग की राजनीति है और वर्ग का प्रभुत्व है, ये समझकर जो ब्राह्मण सवर्ण लोगों के ऊपर हम अच्छे बुरे बनकर, अब अच्छे ब्राह्मण बनकर हम उनके ऊपर विश्वास करते हैं, वह कुछ नहीं, वह सॉफ्ट हिंदुत्व वर्सेस हार्ड हिंदुत्व का ही रूप है। और सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व दोनों भी परशुराम कहो या राम कहो, इनका ही महिमा मंडन सामने लेकर आते हैं। तो राजनीतिक रूप से जहां तक देखें तो लोकतंत्र में सभी जातियों और समुदायों के वोट लेने की कोशिश को गलत नहीं माना जा सकता, और उस हिसाब से सपा बसपा भी अगर कुछ करती दिख रही है तो एक हद तक तो ठीक है, लेकिन इन दलों को ये जरूर सोचना चाहिए कि इसके लिए वो जो तरीका अपना रहे हैं वो तरीका कितना कारगर होगा। यह भी देखना चाहिए कि जिन परशुराम भक्तों के वो वोट हासिल करने के लिए बुनियादी मुद्दों की अनदेखी कर रहे हैं, अपने मूल तबके को किनारे कर रहे हैं, वो परशुराम भक्त भाजपा का साथ छोड़ने को तैयार दिख भी रहे हैं, या केवल सेफ साइड लेते हुए इनके कुछ नेता इस बहाने कराता जा रहा है। आप लगातार देख भी रहे हैं कि जो बीजेपी ने जो लाइन खींची है उसी लाइन पे सभी कूद रहे हैं, कांग्रेस भी कूद रही है, सपा भी कूद रही है। सपा तो बहुत ज्यादा आक्रामक है। वो आप 5 अगस्त से पहले वाले उनको ट्वीट भी देखेंगे कि उनकी लैंग्वेज और बीजेपी की लैंग्वेज एक थी। मायावती तो दुबके छुपके थोड़ा से कि हम लोगों का एक डर रहता है कि हम लोग अटैक करेंगे, क्योंकि उनके आसपास एक वैचारिक बड़ा स्पेयर है उनके आसपास। लेकिन आप लोग समाजवादी भी तो एक बहुत सामाजिक आर्थिक विचार है, उनको लेकर कहाँ आप लोग उनको आक्रामक होते हैं। और आपका तो जवानी कुर्बान गैंग तो हर हालत में उनके साथ खड़े होकर बात करता है। तो अगर ऐसे रिजेक्शन नहीं करेंगे, हमारे लीडर से अगर क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, तो मुझे लगता है कि मौजूदा हालात में कोई जल्दी से कोई परिवर्तन आ पाएगा, ऐसा लगता नहीं है। तो अलग अलग समाजों को साथ लेके चलने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उन समाजों को जोड़ने में हम उन चीजों को प्रयोग करें जिससे कि हमारा एक गलत मैसेज समाज में जाए, और उन्हीं मिथ्या चेतना से जो बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं बहुत समय से लगातार। एक लाखों लोगों का हमारा जो एक लोग इसमें खप गए, इसमें इस मूवमेंट को यहाँ तक तैयार करके आने में, तो उनकी जो मेहनत है वो बर्बाद ना हो। तो वास्तविक जो धरातल है, जो वास्तविक जो मुद्दे हैं उन पर ही राजनीति हो, ऐसी अपेक्षा है। मैं इसमें ये कहना चाहूँ महेंद्र जी,
मैं इसमें कहना ये चाहूंगी कि आप जो कह रहे हैं कि सभी समाज को लेकर साथ में चलने का जो ये है, उसको सभी समाज को साथ में लेके चलने के लिए तो संविधान है ना, और क्या अलग से साथ में लेके चलना है? उसको ही इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया, उसके खिलाफ सारे जजमेंट सारे उसके खिलाफ ये काम कर रहे हैं। और ये उसी के दायरे में जाकर तथाकथित जो अपने आप को बहुजन राजनीति चलाने वाले लोग जो कह रहे हैं, वह उन्होंने ईडब्ल्यूएस का समर्थन किया है ना, ऐसा नहीं कि नहीं किया है। वो क्या समाज ब्राह्मणों को फायदा पहुंचाने वाली बात नहीं थी, और इन्होंने वह उनका समर्थन अपने समाज का नुकसान करके किया हुआ है। तो एक लगातार एक श्रृंखला बनी हुई है कि अपने समाज का नुकसान करके, चाहे वो प्रमोशन इन रिजर्वेशन, क्योंकि देखिए प्रतिनिधित्व एक धुरा है और सत्ता केंद्र में तमाम SC/ST OBC लोगों का प्रेजेंस ये दूसरा धुरा है, जो लिटमस टेस्ट जिसको कहते हैं। नहीं, मैंने वही बात को कहा कि ये जो तरीका अपना रहे हैं, ये दल जो तरीका अपना रहे हैं, वो कितना कारगर होगा, कम से कम ये बात तो वो देखें। आप कारगर होने का लगाने के लिए अपने मूल समर्थकों को आप छोड़ देंगे, जो बुनियादी मुद्दे हैं उनको छोड़ देंगे, तो फिर इनको फायदा कैसे होगा? मेरा सवाल तो यही है, मैंने यही कहा है कि इनको कैसे इनका भला होगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर इनको परशुराम की मूर्ति का और अगर राम का मंदिर का अगर इनको विपक्ष देना था, तो ये कह सकते थे कि हम लोग इस देश में राष्ट्रीयकरण करेंगे, हम लोग यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं का राष्ट्रीयकरण करेंगे और एजुकेशन का राष्ट्रीयकरण करेंगे। ये इस बात को सामने लेकर आना था। मूर्तियां बनती है और मूर्तियां टूटती है। पूरे दुनिया आज हम लोगों को दिख रहा है कि पूरे आंदोलन चल रहे पूरे दुनिया में, जहां पर जो समता, स्वाधीनता और न्याय के पक्ष में लोग खड़े हैं, उनकी मूर्तियां बनाई जा रही है, और जो पाए गए हैं कि उसके वो यूनिवर्सल वैल्यूज के अंतर्गत नहीं खड़े पाए गए, उनकी मूर्तियां तोड़ी जा रही है। भारत में उल्टा हो रहा है, जो समता, स्वाधीनता और न्याय के पक्ष में नहीं है, जो हिंसक है, जो आक्रामक है, जो महिला के संहारी है, उन लोगों की मूर्तियां बन रही है, और जिनकी मूर्तियां बननी चाहिए उनकी नहीं बन रही है। और मूर्तियों के इर्द गिर्द आज का समय है कि मनु की मूर्ति तोड़ने का आंदोलन चलना चाहिए था। इन्होंने इनमें अगर धमक है तो मनु की मूर्ति को तोड़ने की बात करनी थी। समाज इनके साथ खड़ा होता था, समाज इनके साथ आज भी आ जाता था। समाज से बात हो रही है, सामाजिक संगठनों से बात हो रही है। 2 महिलाएं वहां पर अपनी जान की बाजी लगाकर राजस्थान हाई कोर्ट में खड़ी होके मनु की मूर्ति को काली पोंछती है, और उसका कारण भी बताती है कि उन्होंने काली क्यों पोंछी है। अगर ये प्रियंका गांधी और मायावती और समाजवादी पार्टी के, कभी ये लोग समाजवादी पार्टी के अखिलेश कभी गंगा में डुबकी लगाते हैं, तो कभी ब्राह्मण से पूजा करवाते हैं। ये प्रतीक क्या है? ये लोगों की मानसिकता बनाकर ब्राह्मणी वर्चस्व को और विज्ञान को बढ़ाकर ज्ञान को दबाने का है। देखिए समाजवादी पार्टी ने उस तरह की बात अपने जो सोशलिस्ट पार्टी का योग था तब से भी नहीं की। वो तो लोहिया खुद रामलीला लगाते थे। तो समाजवादी पार्टी को और थोड़ा बहुजन समाज पार्टी के बीच में काफी अंतर है, बीच में गठबंधन भी हुआ है, लेकिन मूल रूप से ये दोनों पार्टियों में कुछ अंतर भी है, और समाजवादी पार्टी इस बात से इनकार नहीं करती रही है, कभी नहीं करती रही है। लेकिन अगर उनको अगर गतिशीलता अपनी इसमें लाना पड़ेगा ना, डायनामिज्म लाना पड़ेगा। आपको मैं दो एग्जांपल बताती हूँ। जब मिस मायावती का ये इन्होंने घोषणा की, तब अपने आप को अम्बेडकरवादी कहने वाले और अपने आप को मजबूरी में बहुजन घोषित करने वाले राजनीति को काशीराम जी ने दलित को नेस्तनाबूद करके बहुजन की राजनीति चलाने की कोशिश की। सारा सांस्कृतिक और सारा पुट्ठा सामने रखा, उसको बाजू में रखकर अपना करियर बनाने वाले लोग, चाहे मीडिया में करियर बनाना चाहे या पत्रकार हो या एकेडमिक करियर बनाने वाले लोग दलित का नाम लेके चलते रहे, और उसी का हश्र ये हुआ कि और भी पायदान से हम लोग नीचे नीचे उतरते चले। आपको फिर दिखने में आता है कि भीम आर्मी का चमार के चीज के सामने आया। ये पतन का रास्ता है,
ये पतन का रास्ता है। आज भी कुछ लोग हैं जो मिस मायावती की इस बयान को कहते हैं कि मास्टर स्ट्रोक मारा हुआ है, और कुछ लोग वो प्रिंट में आर्टिकल भी लिख रहे हैं यह बताते हुए कि वह ब्राह्मणों को साथ में लेकर एक नई राजनीति का निर्माण करने वाली है। मतलब आप लोगों को बेवकूफ और आप लोगों को बिल्कुल नालायक समझ के रखा हुआ है, और ये लोग खुद नालायक हैं और लेकिन लोगों को नालायक समझ के रखा हुआ है। तो इस तरह की गतिविधियां, गतिशीलता जो पार्टी में दिखनी चाहिए। देखिए, अब मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा, थोड़ी समय की भी सीमा है, चर्चा काफी लंबी हो चुकी है, लेकिन इतना जरूर मैं राजनीतिक दलों से उनको सलाह देना चाहूंगा कि अगर आप अपना हित भी देख रहे हैं तो कम से कम ये तो देख लीजिए कि जो आप कर रहे हैं उसमें आपका कोई हित है भी या नहीं। किसी भ्रम में पड़ के कोई ऐसे कदम मत उठा लीजिए जिससे इन दलों को खुद ही नुकसान हो जाए। ये सोच रहे हैं कि हमें सिर्फ फायदा होगा। आप सभी लोगों ने इस चर्चा में भाग लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको। नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।